नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई इजी टू स्टार्ट में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम वर्ण उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ण उच्चारण स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। तो वर्ण उच्चारण स्थान का मतलब ये होता है कि ध्वनि या ध्वनियों का हम सही ढंग से उच्चारित करते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, या फिर जानने की जो क्षमता रहती है उन्हीं को हम वर्ण उच्चारण कहते हैं। ये वर्ण उच्चारण हमें समझना क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ये विद्यार्थियों ये हमें इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सही वर्ण उच्चारण से संवाद की जो स्पष्टता और जो संवाद होता है उसे समझने में हमें क्या होती है, मदद मिलती है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें जानेंगे कि हमारे जो उच्चारण जो वर्ण रहते हैं उनका उच्चारण किस जो हमारे जो रहते हैं स्थान रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, चाहे वो आपका नासिका से हो, चाहे वो आपका कंठ से हो, चाहे वो आपका तालु से, वो सारे आज हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे कंठ से जो उच्चारण ध्वनियाँ निकलती हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं और उन्हें किस प्रकार से हमें याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा जो कवर्ग रहता है, पूरा कवर्ग हमें पता है, पूरा कवर्ग क ख ग घ ङ, ये जो कवर्ग जो रहता है इनकी ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये हमारी कंठ से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अगर आप भी स्वयं करेंगे तो ये इनकी ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कंठ से होती है। या फिर इस प्रकार से बोले, जब हमारी जीभ का सबसे पिछला भाग कंठ यानी कि बिल्कुल कंठ में थोड़ी सी हरकत करता हो तो इन वर्णों का क्या होता है, उच्चारण किया जाता है। और इसमें अगर हमें एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये वाले जो कवर्ग रहते हैं हर कोई पढ़ के आता है एग्जाम में। जब कोई जाता है एग्जाम में तो कंठ से सारे पढ़ के आते हैं कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। एग्जाम की दृष्टि से हमें ये पढ़ना है कि जो अ होता है इसका उच्चारण भी कहाँ से होता है, कंठ से होता है। चाहे वो आपका आ हो, इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। इसके अलावा आपका ह आएगा, इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होगा, कंठ से होगा। इसके अलावा अह, जो हम ये विसर्ग वाला जो अह होता है इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर का एग्जाम टफ बनता है या फिर हार्डेस्ट डाला जाए तो ये चार आपने वर्ड्स याद रखने हैं कि जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ये चार ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण भी कंठ से होता है। तो कवर्ग के साथ साथ आपको ये चार वर्ण याद रखने हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि तालु से हमारे कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। तालु यानी कि जब हमारी जीभ का जो अगला भाग होता है जो ऊपर हमारे तालु में टकराता है, यानी कि ये जो आपकी जीभ है ये कहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे जब टकराती है तो उसका उच्चारण क्या होता है, तालु से कहा जाता है। जैसे च जब हम बोलेंगे तो हमारी जीवा कहाँ टकराती है, ऊपर तालु में टकराती है। बिना ऊपर टकराए च का उच्चारण भी नहीं होगा। तो साथ में अगर आप करके कोशिश कीजिएगा, अगर वहाँ पे देखिएगा कि ये उच्चारण होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इसके बाद च के बाद है छ, ज, झ और इसके बाद है य, ई बड़ी ई आ जाती है, य, श और ज्ञ। ये आपके क्या रहते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो याद रखना आपने बस चवर्ग पूरा, यानी कि चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ, यानी कि पूरा चवर्ग आपका कहाँ से उच्चारित किया जाता है, तालु से। इसके अलावा जो आपका एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है आपके 5 वर्ड। तो इनको भी याद में रखिए कि कौन कौन से हैं। ई है, बड़ी ई होगा, य, श और आपका ज्ञ। अब इसको याद किस प्रकार से रखेंगे, तो एक ट्रिक देता हूं मैं आपको यहाँ पे और उसके माध्यम से आपने ये याद रखना है। आपने एक वर्ड याद रखना है, ईश यज्ञ। आपने ये वर्ड याद रखना है, ईश यज्ञ का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तालु से किया जाता है। तो यहाँ पे ई से आपकी छोटी ई भी आएगी और बड़ी ई और आगे श, य तथा ज्ञ का उच्चारण अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है तो ये आपने कहाँ से बताना है, इनका तालु से होता है। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो कि तालु से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण कौन से। एक पूरा चवर्ग आ जाता है, साथ में ईश यज्ञ अपने शब्द याद रखना है कि इनके जो वर्ण रहेंगे वो सारे तालु से उच्चारित किए जाते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास जो मूर्धा। मूर्धा यानी कि जब हमारी जीवा पीछे की तरफ तालु में टकरा कर पीछे की तरफ मुड़ जाए या फिर मध्य भाग में आकर पीछे की तरफ मुड़ जाती है तो हम उनका उच्चारण कहाँ से मानते हैं, मूर्धा से मानते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पूरा का पूरा टवर्ग हमारा कहाँ से उच्चारित किया जाता है, मूर्धा से। जैसे ट जब हम उच्चारण करते हैं तो ट में हमारी जो जीवा रहती है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है।
इसी प्रकार से जो ठ है इसमें भी आपकी क्या होगी, जीवा पीछे की तरफ मुड़ जाती है। ड है, ढक्कन वाला ये वाला ढ है आपका, ण है। इस प्रकार से आपका री, र तथा श, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जो होती है पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूरा ट वर्ग आपका कहाँ से उच्चारित किया जाता है, मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से आपने ये वाले 3 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। अब इनको याद किस प्रकार से रखेंगे तो इसकी भी आपको ट्रिक है। याद रखने के लिए आप इनको ऋषि की तरह याद रख सकते हैं। वर्ड है ऋषि, या इस प्रकार से रख सकते हैं याद, री र श, यानी कि शब्द ऋषि ही है। तो ऋषि में हमें री देखने को मिलेगा, र देखने को मिलेगा, षटकोण वाला श देखने को मिलेगा। तो शब्द आपके पास निकल के आया ऋषि। इसको याद रखना, टवर्ग के अलावा हमें क्या याद रखना है, ऋषि का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनर अगर जब भी एग्जाम में टफ डालेगा क्वेश्चंस तो यहीं से डाला जाएगा। और बाकी के तो सभी पढ़ के आते हैं, किंतु आपको क्या पढ़ना है, ये वाले 3 एक्स्ट्रा पढ़ के जाने हैं। ये वाले टवर्ग के अलावा हमें क्या पढ़ने हैं, री, र और श, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो हमारे दंत से जिनका उच्चारण होता है वर्णों का, वो कौन से हैं। तो हमारे पास है पूरा तवर्ग, तवर्ग हमारे यानी कि त, थ, द, ध और न, ये हमारे तवर्ग कहलाए जाते हैं। जब दंत यानी कि जब हमारी जीवा दांतों से टकराती है, कहाँ से टकराएगी, दांतों में टकराएगी, दांतों से टकराती है तो उनका उच्चारण जो कहा जाता है वो क्या होता है, दंत होता है। त का उच्चारण करते हैं, हमारी जीवा कहाँ पे टकराती है, दंत में टकराती है। इसी प्रकार से थ का उच्चारण करेंगे तब भी हमारी जीवा द का, ध का, न का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवा कहाँ टकराती है, दांतों के साथ टकराती है। इसी प्रकार से जब हम ल तथा स का भी हम उच्चारण करते हैं तो इनका भी हमारी जीवा कहाँ टकराती है, दांतों से टकराती है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये वाले 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और यही आपने याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी सीक्वेंस चलती है आपकी कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ये आपकी पूरी सीक्वेंस चलती है और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपका यह कवर्ग लेता है। चवर्ग, कवर्ग के बाद चवर्ग आता है, चवर्ग के बाद तवर्ग और दंत में आपका पूरा तवर्ग, मूर्धा में आपका टवर्ग है। तो यानी कि ये पूरी एक सीक्वेंस चलती है और सीक्वेंस में ही याद हो जाते हैं ये। तो आपको जो एडिशनल जो काम करना है वो आपने ये वाले याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके बाद है हमारे पास पवर्ग, यानी कि जिनका उच्चारण हमारे कहाँ से हो, ओंठों से हो, या फिर ओंठों से हो, या फिर हम जब हमारा जो मुंह हो रहता है वो गोलाकार दृष्टि में आ जाए इस प्रकार से, तब भी हम क्या मानते हैं कि हमारा इनका उच्चारण वर्णों का कहाँ से हुआ है, ओष्ठ से हुआ है, यानी कि ओंठों से हुआ है। तो कौन कौन से हमारे प, जब दोनों ओंठ आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प, फ, ब, भ तथा म, ये पूरा पवर्ग आपका कहाँ से उच्चारित किया जाता है, ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। इसके अलावा ऊ तथा बड़ा ऊ, ये भी हमारा कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे ओंठ आपस में जुड़ते नहीं हैं, किंतु कैसे होते हैं, थोड़े से गोलाकार स्थिति में आते हैं इस प्रकार से। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अपने एग्जाम की दृष्टि से ये 2 याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं आपके पवर्ग में, ऊ तथा बड़ा ऊ। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कंठ तालु यानी कि कंठ जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, एक तो आपका कंठ से होता हो, साथ में आपका तालु से होता हो, यानी कि जब हमारी जीवा ऊपर टकराती हो तो वहां से होता है। तो एग्जाम में किस प्रकार से याद रखने, देखिए सारे याद नहीं करने हैं, अभी तक जो पीछे मैंने आपको करवाए बस वही आपने याद करना है। अब देखिए इनको किस प्रकार से हमने याद करना है, क्योंकि हमने पीछे जब वर्ण हमने रचना पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि इस ए का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि जब भी हम अ में ई प्लस करते हैं तो हमारे पास किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। चाहे छोटा अ हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो अ का उच्चारण होता है आपका कंठ से और ई का उच्चारण होता है आपका तालु से। यानी कि ईश यज्ञ, मैंने आपको शब्द बताया था कि ईश यज्ञ आपने याद रखना तालु में, और कंठ से अ, आ, ह और अ याद करने के लिए मैंने बोला था, ये एडिशनल याद रखने हैं। अब देखिए कंठ और तालु जब आपस में मिलेंगे तो इनका उच्चारण क्या कहलाया जाएगा, कंठ तालु।
तो ये तो हो गया आपकी छोटी ए का। अब बड़ी ए का भी निर्माण इसी प्रकार से करते हैं। जब भी हम अ या आ में ए प्लस करते हैं तो किसका निर्माण होता है, बड़ी ए का। अब अ या आ कंठ से इनका उच्चारण होता है, ए का भी हमने पढ़ा निकाला कंठ तालु, तो कंठ तालु से इसका उच्चारण होता है। तो यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो बनेगा क्या, कंठ तालु ही बनेगा, कंठ तालु ही बनेगा। तो इसका भी उच्चारण कहाँ से निकला, कंठ तालु से ही निकला हुआ माना जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसमें रट्टा मारने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस इसको लॉजिकली समझना है कि जैसे हमने वर्ण उच्चारण पढ़े थे कि वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये संयुक्त वर्ण है कि ए का निर्माण हमने पढ़ा था, बड़ी ए का निर्माण पढ़ा था कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं कि जो हमारे पास औ और औ आते हैं इनका भी उच्चारण स्थान क्या है। एग्जामिनर में पूछा जाता है कि औ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। अब देखिए इसको भी हम वैसे निकालेंगे। अब औ का है किस प्रकार से बनता है, अ या आ में जब हम ऊ या फिर बड़ा ऊ प्लस कर देते हैं हम किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। अब देखिए अ या आ का कंठ से उच्चारण होता है, ऊ या फिर बड़े ऊ का हम औच से उच्चारण करते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ और औष्ठ, यानी कि कंठ से भी इनका उच्चारण होता है और औष्ठ से भी होता है। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। इसी प्रकार से औ का भी निर्माण इसी प्रकार से होता है। जब हम ओ प्लस कर देंगे तो औ बन जाएगा ये वाला। अ आपका कंठ से, ये आपका कंठोष्ठ से जोड़ेंगे तो कंठोष्ठ ही बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे है हमारे पास कि कंठ मूर्धा, कि कंठ मूर्धा से किसका उच्चारण निकलता है। अब देखिए शब्द आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए मैंने ये बताया था संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और इसका भी निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं दो आपकी उच्चारण स्थान लेता है ये। अब देखिए आपका ये क्या है, क धन षटकोण वाले श से इसका उच्चारण होता है, तब जाके क्या बनता है, पूरा क्ष बनता है। अब क आपको पता है कहाँ से उच्चारण होता है, ये आपका होता है कंठ से। षटकोण वाला श आपका होता है ऋषि, मैंने आपको बताया था ऋषि, ऋषि मैंने आपको एक शब्द बताया था वो आपको बताया था मैंने मूर्धा में। और कंठ और मूर्धा आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंठ मूर्धा। तो ये ध्यान में रखिएगा कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है, कंठ मूर्धा से। अब देखिए या तो बिल्कुल भी नहीं किया, हमने सारा का सारा लॉजिकली पढ़ा है। पीछे का अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि इन वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला वर्ण हमारे पास है त्र। यह भी आपका संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए इसको भी किस प्रकार से याद रखेंगे। जब भी हम त धन र करते हैं, त यानी कि त हलंत रहेगा, त में हम र प्लस करते हैं तो किसका निर्माण होता है, त्र का निर्माण होता है। त यानी कि दंत से, त थ द द न पूरा का वर्ग आपका कहाँ से उच्चारित किया जाता है, दंत से किया जाता है। अब ऋषि में मैंने आपको यह वर्ड पढ़ाया था ऋषि, ऋषि में इस प्रकार से मैंने आपको लिखवाया था, री आती है र श। अब र आपका मूर्धा से है, इसका उच्चारण र का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, मूर्धा से। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या नहीं बन जाएगा हमारे पास, दंत मूर्धा। यानी कि जो त्र है इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, दंत मूर्धा से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से कौन सी वर्ण की उच्चारण होता है, दंतोष्ठ से। तो दंतोष्ठ सिर्फ एक ही है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतोष्ठ से होता है। यानी कि दंतोष्ठ यानी कि दंत और इसमें औष्ठ हम जब प्लस कर देते हैं तो किसका उच्चारण होता है, हमारे पास व का उच्चारण होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कहाँ से होता है, एक तो हमारे ओंठों से भी होता है, साथ ही साथ ये हमारे दंत से भी इसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है श्र। तो ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है और श्र का मैंने बताया था आपको किस प्रकार से बनता है, श धन र, श धन र। अभी आपको पता है ईश यज्ञ में मैंने बताया था, ईश यज्ञ वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, ईश यज्ञ यज्ञ। तो ईश, तो श यानी कि तालु से ईश यज्ञ वर्ड मैंने आपको बताया था तालु में याद रखने के लिए, तालु में। तो श आपका तालु से
और र आपका मूर्धा से, अभी मैंने बताया मूर्धा में ऋषि, तो ये मूर्धा से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उच्चारण स्थान, तालु मूर्धा। यानी कि तालु से भी और आपका मूर्धा से भी जिसका उच्चारण किया जाता है वो एक ही वर्ण है, वो कौन सा आपका श्र। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जो नासिकाएं जो रहते हैं कि नासिका से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो ना की सहायता से हम ये उच्चारण करते हैं ङ, ञ, ण, न, म। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आपका क्या कहलाता है, नासिक्य वर्ण कहलाता है। अगर इसमें एडिशनल याद रखना हो तो जो अंग होता है ये भी आपका क्या होता है, नासिक्य व्यंजन कहलाया जाता है। यानी कि नासिका वर्ण भी होता है, यानी कि जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक की सहायता से होता है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अंगिया आपका कंठ से भी होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ अंगिया आपका तालु से भी होता है। अब देखिए ये तालु से भी होता है, साथ में आपका नासिक्य वर्ण भी कहलाया जाता है। यानी कि जोर यहाँ पे नाक पर भी दिया जाता है, अंग्या, ञ, न तथा म। यानी कि नाक पे भी थोड़ा सा इन पे क्या पड़ता है, जोर पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो कि हमने पूरे के पूरे जितने भी हमारे 52 जो वर्ण थे इन सभी के हमने बारे में जाना कि इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से किया जाता है। इनकी ध्वनियों का भी हमने अच्छे से ध्यान में रखा है कि हम इनके कंठ से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं, तालु से कौन से निकलती हैं, मूर्धा से कौन सी निकलती हैं, तथा नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, ये भी हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। आई होप आपको ये वाली अच्छी लगी हो तथा समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।